ठीक बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो आप Sir, सभी को पता है हाँ बोलो बेटा। sir, do we need to make a separate book for atoms lesson, mole concept? ये मॉल कॉन्सेप्ट एक्चुअली अभी सर ने जो डिस्कस किया था आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, जो भी आप जीडीसी नोट्स बना रहे थे, बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, चलेगा। सर ये एनसीईआरटी में से कौन सा चैप्टर है? सॉरी सर ये एनसीईआरटी में से कौन सा चैप्टर है? ये फर्स्ट चैप्टर है, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। राइट, दैट इज कॉल्ड मॉल कॉन्सेप्ट। राइट, एक्चुअली हम उसके बेसिक चीजें भी देखेंगे। राइट, सारी बेसिक चीजें भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, हम पूरा ही कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो आप लोगों को पता है एटम्स के बारे में एंड एलिमेंट्स के बारे में। राइट, क्या डिफरेंस होता है एटम्स एंड एलिमेंट्स में? एनीवन? जल्दी से बताइए, एटम्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? बताओ जल्दी से। एटम, एटम क्या होता है? एनीवन ट्राई? एटम, एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, अरे बताओ। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये एलिमेंट होता है। एटम क्या होता है? एटम Smallest unit of matter. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस और मैटर। ओके, जॉन डाल्टन ने हमको बताया था कि एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। राइट, जो कि डिविजिबल नहीं होता है। राइट, लेकिन बाद में हमने कुछ फर्दर डिस्कवरीज की जिसमें हमें फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स मिले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मिले हमें। राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। राइट, सो सबसे पहले हम बात करें एटम की, तो एटम, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये एटम, ये सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? यहां देखिएगा, एलिमेंट। यहां पर बहुत सारे आपको, हाँ वेरी, यहां पर आपको क्या दिखेगा? ये क्या है? एलिमेंट। व्हाट अबाउट द कंपाउंड? कंपाउंड क्या होगा? ये एलिमेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स में क्या होंगे? यही सारे, सॉरी कंपाउंड में चलिए। सो ये कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। कंपाउंड्स में कुछ तरीके, इस तरीके से ये एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। राइट, उसे हम कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल एक्चुअली मैं सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट, कि कुछ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। और दीज एलिमेंट मिक्स प्रॉपरली एंड यूनिफॉर्मली in definite ratio and they form compounds. राइट, सो मैं लिखवाता हूं आपको सारी चीजें। आपको ये क्लियर है ना? सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे? एलिमेंट। और एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड और मॉलिक्यूल। राइट, अब मुझे बताइए मॉलिक्यूल क्या होता है? एनीवन ट्राई? मॉलिक्यूल क्या होता है? Molecule is made up of only one type of elements. ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट? क्या नाम है बेटा आपका? Dinesh. दिनेश। हाँ बेटा, एक ही टाइप के भी एटम बनेंगे, तो मुझे ये बताइए कि H2O एक मॉलिक्यूल है या नहीं? Compound है सर, मॉलिक्यूल हो सकता कंपाउंड, है। हाँ ओके, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मुझे बताइए O2, O2 क्या है?
अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, कुछ नहीं लिखना, मैं नोट्स सभी को लिखाऊंगा, प्रॉपर नोट्स लिखाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, राइट। अब मुझे बस बताते रहिए O2 क्या है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अच्छा, O2 भी मॉलिक्यूल है, H2 भी मॉलिक्यूल है, यस। H2O भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, लेकिन H2O सॉरी O2 कंपाउंड नहीं है, राइट। यस। तो Yes, sir. समझ एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछा गया है, राइट। तो आप इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स पे, राइट। इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। सो एनी सब्सटेंस, the smallest particle, the smallest unit which has independent existence, यदि कोई सब्सटेंस, कोई भी मैटर हो जिसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो और वो सबसे छोटा हो, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, राइट। वो कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, राइट। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, राइट। चलो मैं जल्दी से आपको एटम की, एलिमेंट की, कंपाउंड की थोड़ी डेफिनेशन लिख पाता हूँ और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ये छोटे से टॉपिक पे भी एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, राइट। हम बहुत ही एक्चुअली यहाँ पर कुछ नए बच्चे भी हैं, राइट। सो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। एटम आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। एटम इज अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, डॉल्टन, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन क्या था? एटम is the smallest particle of the substance, right. According to Dalton, atom is the smallest particle of the substance which take part in chemical reaction, ठीक है। अब मुझे बताइए एटम को हम आपने ये बोल दिया ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस है। अब मैं बताता हूँ कि मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, क्या मॉलिक्यूल एटम होगा? पहले इसके एग्जांपल लिख लो, चलो इसके एग्जांपल लिखो आप पहले, तब थोड़ा और क्लियर होगा। एग्जांपल में लिख रहा हूं यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम का एटम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटम, ठीक है, राइट। अब यहीं पर मैं लिख रहा हूं एक और डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? द स्मॉलेस्ट particle of the substance which has independent existence, right। चलो अब देखिएगा आप, एटम तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, राइट, जिसका मे और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो, राइट। क्या आपने कभी ऑक्सीजन को ऐसे देखा है, ऑक्सीजन एटम? नहीं देखा होगा शायद आप लोगों ने, राइट, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन एटम नहीं होता, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूं, इसका एग्जांपल लिख के आपको बता दूं थोड़ा सा और, तो और कंफ्यूजन क्लियर होगा। एग्जांपल लिखता हूं मैं, H2, O2, हीलियम,
नियोन, आर्गन, राइट। और भी एग्जांपल लिख देता हूं, H2O, CO2, HNO3। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए मॉलिक्यूल्स के, राइट। चलो अब जल्दी से इसको कॉपी करो, राइट, और मुझे बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इसमें डिफरेंशिएट कर पाए या नहीं ये बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सभी को डिफरेंस क्लियर पता चल गया क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल, राइट। अब देखिएगा यहां पर सभी का इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है, राइट। अब एक और आप देखो, एक और चीज देखो आप इसमें, कंपाउंड वो देख लेते हैं जल्दी से हम, तो आपको और वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपाउंड की डेफिनेशन, इधर तो इसे देख नहीं पाओगे आप, यही लिखेंगे। चलो पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो। आप कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? Sir. No, sir. जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए पर। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, do atoms have independent existence? एटम्स नहीं, सभी एटम का इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होगा, राइट। किसका होगा? जैसे कि आप बात करेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीना, नीना। एक्चुअली आपने याद किया होगा प्रोडिसिटी में, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ये जो एटम्स होंगे, राइट, इनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो सकता, राइट, बट बाकी सभी का नहीं होता, राइट। सो आप इनको एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। हीलियम एक एटम होगा लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होगा, राइट। और जिनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होगा वो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। अभी और एक और से आपको लिंक करवाना जा रहा हूं मैं, कंपाउंड, राइट। हैव यू डन? आपने लिख लिया क्या ये सारी चीजें? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, सॉरी मॉलिक्यूल्स को इरेज नहीं करना था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत ही छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, राइट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बहुत ही सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसको रॉन्ग कर देते हैं, राइट। अब बात कर रहे हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन कौन बताएगा जल्दी से? एनीवन? ट्राई करो जल्दी से कंपाउंड। फिर बोलो कंपाउंड। Sir, compound. देखिए, हाँ, Substances which are made Sir, of two or compound is एनीवन? Sir, compound is the summation. Sir, compound is the summation of elements. हाँ, समेशन एलिमेंट यहाँ तक सही रहेगा क्या? it's the combination of more than two elements in definite proportion. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जुनेद ने लिख, सब्सटेंस मेड अप ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ, सब्सटेंस एक्चुअली कंपाउंड की बात कर रहे हो क्या बेटा? हाँ, कंपाउंड की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two, the combination of two or more than two elements और एटम भी लिख देता हूं, एलिमेंट और एटम इन डेफिनेट रेशियो by mass, right?
the combination of two or more than two elements or items in a definite in a definite ratio by mass, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा मैंने, एग्जाम्पल बताइए, H2O। H2O एक कंपाउंड है, राइट। H2O एक कंपाउंड है, यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना है 2 × 1, ऑक्सीजन का है 16 × 1, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:16, दैट इज 2 से डिवाइड होगा 1:8, राइट। सो जितने भी H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका रेशियो होगा 1:8, और यही रेशियो रहेगा फिक्स हमेशा, ठीक है। यदि हम दूसरे कंपाउंड की बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3, सो 14:3, राइट। और यही रेशियो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रेशियो रहेगा कहीं पर भी, राइट। हम MP में देखें, महाराष्ट्र में देखें, या फिर किसी कंट्रीज में भी देखें, तो H2O का जो कॉम्बिनिंग रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। कंपाउंड आपको पहले से पता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये पहले से पता भी है सारी चीजें, लेकिन हम उसको लिंक करने वाले हैं मॉलिक्यूल से, राइट। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में पूछना आता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूल? क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is a molecule? is a or a ये लिख सकते हो, और लिख सकते हो, सॉरी चलिए, which of the following are molecules? ए ऑप्शन लिखा हूं मैंने H2O, बी लिखा है O2, सी लिखा है H2 और डी लिखा है ऑल ऑफ दिस। जल्दी से इसका आंसर लिखिए आप चैट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। अंजलि का डी आया है, सार्थक डी, ओके, प्रवीण का भी डी है, करेक्ट, हनी का भी डी है, ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड वेरी गुड। आपको यहाँ पर ये समझ चुके हो आप लोग कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। शबनी का भी डी आया है, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, सभी का आंसर डी है, करेक्ट, वेरी नाइस। मतलब कि आप ये समझ चुके हो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, राइट। अब मुझे यहाँ पर एक नोट करके लिखना है जल्दी से, राइट, एक नोट करके लिखते हैं हम जल्दी से। नोट कर क्या लिखेंगे, क्या ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल? इज इट करेक्ट और नॉट? बताएं जल्दी। यस सर। क्या ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड? नो सर। नहीं होगा, राइट। तो एक नोट करके लिखे जल्दी से, नोट करके लिखेंगे हम, all compounds are molecule, compounds are molecules, all compounds are molecules, but all molecules are not compound. इसके बेस पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर दो, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा शायद। अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट देखा, ओके ओके, वेरी गुड। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, राइट। हम यहाँ पर कुछ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट को भी देखेंगे, लेकिन हम उसके इंटरनल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटर पार्टिकल के बारे में, राइट। चलो, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? कैन आई इरेज इट? यस सर। ओके ओके, हाँ हाँ लिख लो, आप आराम से लिखिएगा।
और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इस पे जब भी यदि क्वेश्चन आता है आपको शांति से सोचना है और फिर इसका आंसर लिखना है, राइट। क्योंकि हमेशा जब भी देखा गया है सिंपल क्वेश्चन, जब ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही हमारा गलत होता है, राइट। चलिए, कैन आई रेज इट नाउ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इनके क्लासिफिकेशन की। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द मैटर। मैटर के बारे में आप सभी को पता है, राइट। क्या होता है मैटर? मैटर क्या होता है? एनीवन डिफाइन? Sir, which occupies space and has some mass is matter. ओके ओके, क्या क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए उसमें? स्पेस, स्पेस, वॉल्यूम, मास। एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? क्या हो सकता है? ऑफर्ड रेसिस्टेंस, ऑफर्ड रेसिस्टेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा ऑफर्ड रेसिस्टेंस? बताइए। जैसे कि ये कोई सब्सटेंस है, राइट। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसको मैं यहां से पुश करना चाह रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, लेकिन ये काफी हेवी है, 10 kg का है। 10 kg नहीं, 10 for 30 kg मान लिया। 30 kg का कोई ब्लॉक है, उसको आप पुश कर रहे हो, राइट। सो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, इजीली वो नहीं होगा, वो रुक जाता है, वो अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है। वो रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को मूवमेंट से, दैट इज कॉल्ड, ये ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, राइट। कोई भी सब्सटेंस होगा, इसको आप ओवरऑल फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, फ्रिक्शन भी बोल सकते हो इन फिजिक्स, राइट। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है ना, आपने देखा होगा 9th 10th में 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी तब भी। सो कुछ ऑब्जेक्ट में यदि आप पुश करते हो तो वो ऑफर रेजिस्टेंस करता है, राइट। सो इसका ओवरऑल ऐसा बोल सकते हो कि मास के कारण ही हो रहा है ये, ठीक है। सो हम मैटर की डेफिनेशन थोड़ी सी एडवांस करने जा रहे हैं। क्या होगा मैटर? द सब्सटेंस विच हैज, द सब्सटेंस which has mass and mass, volume and offers resistance is called matter, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैटर, कितने मैटर्स होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन 3 होगी, solid, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी 2 और भी है हमारे पास, वो कौन कौन सी है? और भी 2 है हमारे पास, वो कौन सी होगी? नाम नहीं सुना आपने? BEC एंड प्लाज्मा, राइट। सो ओवरऑल हमारे पास 5 है, 5 स्टेट ऑफ मैटर है, 5, राइट। लेकिन हमको सिर्फ 3 को ही डिस्कस करना है। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, इसको नंबर में दे देता हूं यहां पर, BEC, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, राइट। लेकिन इसके बेस पे तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, प्लाज्मा और इसको हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर ज्यादा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इनके स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता है,
इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, राइट। यहाँ पर सॉलिड है ये, राइट, और यहाँ पर ये लिक्विड है। लिक्विड थोड़ा लूजली पैक्ड होगा, राइट, इस तरीके से। और गैस क्या होगा, और ज्यादा लूजली पैक्ड होगा, राइट। बीसी, बीसी का एक और नाम है सुपर एटम, राइट। पहले हम बीसी और डीसी को और प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए बीसी क्या होता है बेटा? जल्दी से बताइए बीसी क्या होता है? कभी नाम नहीं सुना आप लोगों ने बीसी का? प्लाज्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, जुनेद ने बताया बोथ एंड कंडेंसेट, ओके, राइट। सो एक्चुअली ये जो बीसी जो स्टेट है, इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर में ले जाके इसको कूल करते हैं, राइट। तो जब भी कूल होता है, अच्छा बताइए जब कूलिंग होती है तब क्या होता है, सारे एटम्स पास आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई गैस लिक्विड बनती है, इसका मतलब क्या होगा, जितने दूर दूर पार्टिकल्स थे उसके वो पास आ गए थे, राइट। और लिक्विड से सॉलिड बनते तो और पास आ जाते हैं, और सॉलिड से और बी से बनेंगे तो सारे एटम्स पास आ जाएंगे, राइट, बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कभी कभी सुपर एटम भी बोला जा सकता है, राइट। सो कुछ गैसेस को हम क्या करते हैं, सुपर कूल्ड करते हैं, राइट, जिसको हम -273 केल्विन से भी नीचे लेके जाते हैं टेम्परेचर को, राइट। तब क्या होगा, ये सुपर एटम बन जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा की बात करें तो क्या होगा, प्लाज्मा में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, गैस को आयोनाइज किया जाता है। जैसे कि प्लाज्मा कहां पर होता है, सन में, राइट, वहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, राइट। अब बात करें एनर्जी की, तो वो उसके जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, राइट। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है प्लाज्मा के पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए यहां तक हम आपको क्लियर हुआ क्या थोड़ा सा, बीसी और प्लाज्मा, राइट। ये फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ बोलिए बेटा। सर बीएससी वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ, एक्चुअली बीसी बेटा हमने क्या किया, हमने बहुत कम प्रेशर बहुत कम कर दिया और बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करते हुए, राइट, अप्रोक्सीमेटली -273 केल्विन लेके गए, राइट, और उससे भी कम। तब क्या होगा, जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स थे वो और पास आ जाएंगे। पहले तो सॉलिड पार्टिकल्स बने थे, अब यहां पर और भी जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स मिल गए तो सुपर एटम बना दिया इसे। मतलब और भी क्या हो गया, ये यहां पर ओवरलैप हो गए सारे, एक ही मॉलिक्यूल बना दिया इन्होंने, राइट, एक ही ढेर बना दिया पूरा सॉलिड्स का, ठीक है। तो उसको बोला हमने सुपर एटम, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड और भी कुछ सॉलिड होंगे, राइट, ये सारे कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, सुपर एटम, ठीक है। सो इनके पास जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी बहुत ही कम होगी। सॉलिड में तो और भी वाइब्रेट कर सकते थे, यहाँ पर तो वो वाइब्रेट भी नहीं कर पा रहे, राइट, उनको फ्रीज ही कर दिया पूरा, ठीक है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ चलिए, तो हम इसको थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ इसको, और फिर हम थोड़े इसमें कुछ चीजें देखने वाले हैं। हाँ, अब मुझे बताइए सब, हमको इसमें ये देखना है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच
सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किसका है? तीनों में, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस में Solid. सबसे ज्यादा सॉलिड में कैन वी से दैट दिस इज द मोस्ट कूल्ड एंड प्लाज्मा इज मोस्ट हीटेड? हाँ बेटा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ये प्लाज्मा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे सन का देखा होगा आपने, ठीक है, वहां पर ये गैस आयोनाइज, नोबल गैसेस को आयोनाइज किया जाता है, राइट, और यहाँ पर बीएससी में सुपर कूल्ड है, ठीक है। चलिए, सो सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, राइट। सो बात करें हम पॉइंट नंबर 1 की, इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का। उसके बाद क्या होगा? Liquid. लिक्विड, और फिर मैं लिख देता हूं गैस, राइट। मतलब कि सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस। सॉरी मैंने क्या लिखा है, गैस। यहां तक ये सभी को क्लियर है क्या? मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसका मार्क्स तरीके आ सकते हैं कि इनके बीच में सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है, तो आप बोलोगे सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होगी? Gas. सबसे ज्यादा गैस। ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्पेस ऑफ सॉलिड, स्पेस ऑफ लिक्विड और स्पेस ऑफ गैस, राइट। और सिंबल क्या होगा? सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस में होगी, फिर इसमें होगी, ठीक है। चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगा डिफ्यूजन? आप सभी लोगों को पता है डिफ्यूजन क्या होता है? गैस। Yes. हाँ, मुझे कोई डिफाइन कर सकता है डिफ्यूजन? एनीवन, जल्दी। डिफ्यूजन क्या होता है? हमने 9th क्लास में पढ़ा सभी ने कि डिफ्यूजन होता क्या है। बताओ बताओ जल्दी। चलो एग्जांपल दे दो मुझे, एग्जांपल बताओ, कोई भी एक एग्जांपल दो जल्दी। फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, जुनेद कुछ हद तक सही बोले हैं। The flow of molecules from higher concentration to lower concentration. हाँ करेक्ट, बस हमको बहुत बेसिक डेफिनेशन देनी है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यदि हम परफ्यूम लेते हैं और किसी वन कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, राइट, तो उस समय उस कॉर्नर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है परफ्यूम पार्टिकल, तो वो स्प्रेड होता है, राइट। सो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का जब भी नाम आता है तो आपको कीवर्ड जरूर यूज करना है इसमें, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यदि आपने इतना लिख दिया तो समझ में आ जाएगा डिफ्यूजन क्या होगा। अब देखिएगा सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा? गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में? गैस में। Gas. कोई बच्चों ने बताया मुझे? ठीक है, Gas. तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं डिफ्यूजन सॉलिड, डिफ्यूजन लिक्विड और डिफ्यूजन गैस, ठीक है। सब तो एरो ये होंगे सारे। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ये तो हमको पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिवीजन हो जाएगा और आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, राइट, तो और अच्छी से चीजें क्लियर होगी। फिर हम थोड़ा सा हाई लेवल पे भी चलेंगे धीरे धीरे धीरे, ठीक। हाँ, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जल्दी बताएं, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Gas. गैस की, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक ऑफ लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इसमें सबसे ज्यादा होगी गैस की, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ओके फाइन। चलिए, ये सब लोगों ने लिख भी चुके होंगे, राइट। किसी की डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है? लोगों को पता ही है लिखने। सॉरी, कुछ क्वेश्चन है क्या बेटा? नो सर। ओके ओके, चले फिर आगे बढ़ते हैं हम। कैन आई इरेज इट? सर इरेज कर सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी, चलिएगा। और जिसको बीईसी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो हम और मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी अपने को जरूरत नहीं है, राइट। हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है डिटेल में। जो जो एनसीईआरटी में वो सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है बहुत ज्यादा डिटेल, ठीक है? चलेगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड से, जैसे हम लिक्विड बनाते हैं, राइट। मैं इनके नाम नहीं पूछूंगा आपसे कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा। सॉलिड, लिक्विड और क्या बनता है? गैस, ठीक है। और एक कुछ सॉलिड से गैस भी बन जाता है। बताइए, सॉलिड से जो गैस बनता है उसको क्या बोलते हैं? Sublimation. Sublimation. ओके ओके। गैस से जो सॉलिड बनता है उसे क्या बोलेंगे हम? इसका नाम मैं लिख देता हूँ, सब्लिमेशन। आप लोगों को क्या लिख दिया मैंने? सब्लिमेशन, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं रीसब्लिमेशन, कभी कभी सब्लिमेशन ही बोल देते हैं, और डिपोजिशन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड तो आपको पता है। सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड से जो लिक्विड बनता है उसे मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस को बोलेंगे बॉइलिंग, इवोपरेशन, राइट। लिक्विड से सॉलिड बनता है उसको फ्रीजिंग बोलेंगे, गैस से लिक्विड बनता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ये आप लोगों को पता है पहले से, राइट। अब मुझे ये बताइए, यदि मैं किसी का कन्वर्जन कर रहा हूं लिक्विड टू गैस, राइट, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन किया, मतलब लिक्विड के पार्टिकल बहुत पास पास थे, उनको क्या किया मैंने? उनको हीट किया और पार्टिकल्स को दूर दूर कर दिया। मैंने क्या किया कि लिक्विड के पार्टिकल जो पास पास थे उनको दूर कर दिया, ठीक है, यही किया मैंने। अब और यदि गैस से लिक्विड के पार्टिकल बनाना चाहता हूं मैं तो क्या? सर यू आर ऑन म्यूट। हेलो, यदि मैंने गैस से लिक्विड किया तो क्या करूंगा मैं? पार्टिकल्स को पास लेके आऊंगा। हाँ, पार्टिकल्स को पास लेके आऊंगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कम कर दूंगा, ठीक है। सो अब मुझे ये बताना है आपको कि यहां पर प्रेशर का क्या रोल रहेगा। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि कोई सब्सटेंस यहां देखो आप, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछता हूं आपसे। कोई सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस था जब प्रेशर था 1 atm, ठीक है। अब यदि मैंने यहां का प्रेशर कर दिया 100 atm, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, ये बताया। क्या सेम रहेगा? बताइए। इंक्रीज, ठीक है। और बोले, और बताइए बेटा, इंक्रीज क्यों होगा? डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज क्यों होगा? मतलब एक्चुअली सर हम कंडेंस करेंगे उसको। हाँ, कंडेंस यदि हम कर रहे हैं
तो क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है। तो सोच समझ के बताइए क्या हो रहा होगा यहाँ पर। अल्टीमेटली आप यहाँ पर चाहते क्या हो? सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको आप दूर करना चाह रहे हो। उनको आप क्या करना चाह रहे हो? दूर करना चाह रहे हो, सेपरेट करना चाह रहे हो, ठीक है। आपने उनको दूर करना चाह रहे हो, क्या ये प्रेशर उनको रोक रहा है ऐसा करने से? बताइए। देखिए यहां देखिए, ये सॉलिड था, यही सॉलिड था, यहां पर मैं बना दिया, यहां पे मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया मतलब कि वो पार्टिकल पास आने चाहिए, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा गैस को आप बिना कूल किए भी लिक्विड कर सकते हो। गैस को आप बिना कूल किए भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बाय अप्लाइंग द प्रेशर। प्रेशर से उस पार्टिकल को पास लेके आ जाओ तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो, आप पार्टिकल को पास लाना चाह रहे हैं, सॉरी हम तो दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर क्या बोल रहा है? पार्टिकल्स को दूर नहीं जाने दे रहा है, वो वापस प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, वो प्रेशर लगा रहा है। तब क्या हो रहा है? सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है किसी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है, वो पार्टिकल को पास लेके आ रहा है। ये समझ में आया कि आप लोगों को? बताएं जल्दी से। यस सर। मतलब कि यदि मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं, यदि मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट। अब मुझे दूसरी चीज ये बताइए, यदि मैं प्रेशर कम कर देता हूं तो क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर यदि मैं कम कर देता हूं तो कम हो जाए, ठीक है। ये प्रेशर का रोल बताया मैंने आपको, यहाँ पर सिर्फ प्रेशर का रोल बताया कि आप मेल्टिंग सब सॉलिड से लिक्विड बनाते हो या फिर लिक्विड से गैस बनाते हो, और यदि प्रेशर ज्यादा है तो आपका ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको मेल्ट करने के लिए या फिर बॉईल करने के लिए। इससे एग्री करते हो क्या आप सभी? तो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ज्यादा प्रेशर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होंगे। कम प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो कम, एक्चुअली कम प्रेशर है तो पार्टिकल के ऊपर प्रेशर आ ही नहीं रहा, तो वो दूर होना ही चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लो आप, एक चीज की पॉइंट लिखवा देता हूं, यहां पर नोट करके लिखवा देता हूं आपको। अच्छा, इससे पहले ये आपने लिखा तो नहीं है अभी तक? ये लिखा है क्या आप लोगों ने? नो सर। Yes, sir. No, sir. अच्छा, किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है? हम 2 मिनट सब्लिमेशन में कुछ इसके एग्जाम्पल भी देख लें। इसको मैं बोल देता हूँ मेल्टिंग, इसको भी जल्दी की देते हैं मेल्टिंग, और इसको बोल देंगे बॉइलिंग, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड से उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, और गैस से लिक्विड को क्या बोलेंगे हम? कंडेंसिंग, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल लिख लो आप, इसके कुछ एग्जांपल लिख लो सब्लिमेशन के, बताएं जल्दी एग्जांपल, सब्लिमेशन के एग्जांपल बताएं। Camphor. कैम्फर, कैम्फर और आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल्स, और बताएं एग्जांपल। कैम्फर, आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल्स और CO2, ड्राई आइस। ड्राई आइस को सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, सॉलिड CO2। चलिए, एक बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो आप, बेंजोइक एसिड। एक और नाम लिखवा देता हूं आपको,
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाते हैं, राइट। सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, गैस, और गैस से सॉलिड। लिक्विड में इसमें काम ही नहीं आता, लिक्विड का कोई रोल ही नहीं इसमें। चलिए यहाँ यह लिख लेना आप, उसके बाद नोट करके लिखना, ये बनाना चाहो तो बना सकते हो और नोट करके लिख लेना यहाँ पर। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन increasing the pressure, on increasing pressure, on increasing pressure, the melting point and boiling point of the substance increases. Increasing pressure, melting point and boiling point of the substance इंक्रीजेस। ठीक है, और यदि प्रेशर कम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है क्या? बताएं जल्दी से। Yes, sir. ओके, करें इरेज, इसको इरेज कर दूं क्या मैं? Yes, sir. ओके फाइन, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कभी कभी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, हम अभी सिर्फ पिच बना रहे हैं। राइट, मोल कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा हमको रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं मेटल्स की। मेटर का फर्दर क्लासिफिकेशन आपको पता है। मेटर को आप इसको ड्रॉ कर लेना, बस इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। मेटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं हम, जल्दी बताइए। या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। ठीक है, यदि वो प्योर है तो वो क्या हो सकता है बताइए, प्योर को फर्दर क्लासिफाई कीजिए। यदि वो प्योर है तो क्या हो सकता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड्स हो सकता है। ठीक है, और बताइए आप, एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो आप? एलिमेंट्स को मैं क्या लिख दूं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। ये नाइन्थ का है, तो थोड़ा सा मैं आपको इलोबरेट कर रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे आप, जल्दी बताएं। एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? Pure substance and mixture. नहीं, मेटल बेटा प्योर, यहाँ पर मिक्सचर की तो बात ही नहीं होगी। ये तो प्योर है, प्योर से एलिमेंट बना है, तो मिक्सचर तो हट गया अलग। हम अभी प्योर की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी अब मेटल की हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी एलिमेंट की, कि वो मेटल हो सकता है या फिर मेटलॉइड हो सकता है या फिर वो नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, चलो जल्दी से एक एग्जांपल भी दे दो मुझे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, सॉलिड कौन होता है, आयरन, Fe, सोडियम, कॉपर। लिक्विड में आप क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी। लिक्विड एग्जांपल, एलिमेंट जो कि लिक्विड हो,
चलिए बताएं, क्या लिख दूं मैं? मरकरी Hg, ब्रोमीन भी लिख देता हूँ Br2, और गैस में O2 H2, ये गैस लिख दिया। फिर भी आप इसमें मेटल की बात कही तो हम सिर्फ Fe लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं? Mg लिख देते हैं। मेटलॉइड की बात की तो मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं? पोलोनियम, सिलिकॉन, राइट, बहुत सारे 6-7 एलिमेंट होते हैं। और नॉन मेटल कौन से होते हैं? नॉन मेटल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की नॉन मेटल एग्जांपल। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम कंपाउंड्स की। कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और क्या लिख सकते हैं हम इसके? केमिकल प्रॉपर्टी। सोर्स में क्या हो सकता है, जल्दी बताएं? ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें हम इसकी तो क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, और सॉल्ट। चलो ये देखो प्रॉपर्ली इसको आप, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? बताएं जल्दी से। सिर्फ मैंने क्लासिफाई किया, ये 9th क्लास का टॉपिक है बस थोड़ा सा। ठीक है, बात करें ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक क्या होता है? कौन डिफाइन करेगा ऑर्गेनिक को? हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। हाँ, हाइड्रोकार्बन हो उसमें, ओके। और क्या बोल सकते हो आप ऑर्गेनिक में? डिफाइन करो बेटा। और कौन बताएगा ऑर्गेनिक के बारे में? कृष्णा, करण, बताओ करण। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? जयेश, आपने नाम नहीं सुना क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का? द कंपाउंड, कंपाउंड कौन से होंगे जो नेचुरल? हाँ, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपने देखा होगा। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही होगी ना? ऑर्गेनिक चालू हो गया आपका? नहीं हुआ क्या चालू ऑर्गेनिक? चालू है सर। हो गया। ओके, तो उसमें देखा होगा आपने ऑर्गेनिक में मेन हीरो कौन है? कार्बन, टेट्रावेलेंसी के कारण। टेट्रावेलेंसी होती है उसकी, आपको ऑर्गेनिक बताया होगा। सो ये कार्बन जिसका ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, राइट, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, एक्सेप्ट H2CO3। H2CO3 इनऑर्गेनिक है लेकिन वो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम आपको याद है लिख सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, सारी चीजें लिख सकते हो। इनऑर्गेनिक क्या होते होंगे? द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। उसमें आप बहुत सारे सॉल्ट लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा शायद सभी को। एसिड के बारे में पता ही है आपको? कोई मुझे जल्दी से एसिड की डेफिनेशन बता दो, एनीवन, जल्दी से। क्या हो रहा है? आप Sir, एसिड की can you डेफिनेशन? repeat what you asked? हाँ, एसिड, एसिड की डेफिनेशन बता सकते हैं क्या कोई? एसिड क्या होते हैं?
एसिड बेस, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। द सब्सटेंस विच गिव्स H plus ion in aqueous solution. Sir, molecules has pH less than 7. Okay, dissolution of water. हाँ, correct, सही है बेटा. So, the substance or the molecules which produce H plus ion in aqueous solution, that is called acid. और so base क्या होगा? The substance or the molecules which produce OH minus ion in aqueous solution. हाँ, ये क्या एसिड क्या देगा? H प्लस आयन देगा, और बेस क्या देंगे? OH माइनस आयन देंगे। और सॉल्ट क्या होगा? द प्रोडक्ट फॉर्म। क्या सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा? No, sir. No, sir. नहीं होगा। कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? When acid is strong and base is weak. वेरी गुड, वेरी नाइस। सो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसी वीक बेस से कर देंगे तब हमको एसिडिक सोल्ट मिलेगा, और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन किसी वीक एसिड से करवाते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, सॉरी बेसिक सोल्ट मिलेगा। क्या बोलो? राइट, स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन यदि आपने वीक एसिड से कराई तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा, और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा? Neutral. न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ये आप सर। सभी को पता होना चाहिए। हाँ, ये बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट, सो सॉल्ट ये एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होता है। इट मे बी एसिडिक, इट मे बी बेसिक, इट मे बी न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिड के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए? ये मोनोबेसिक होता है, डाइबेसिक होता है, ट्राइबेसिक होता है, टेट्राबेसिक होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा था आपने ये? Yes, sir. प्लीज गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल दो। भूल गए क्या? मोनोबेसिक का कोई एग्जांपल दो। मोनोबेसिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करना आप लोग, जिसको थोड़ा सा बेसिक अभी हमको कवर करना है, राइट, तो आप पर्सनली यहाँ पर सेंटर पे भी आ सकते हो। राइट, हम जो 9th की 10th की जो पुरानी चीजें हैं जो हमने कवर नहीं की, वो हम यहाँ पर बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। 9th क्लास की हो गई, 10th क्लास की चीजें हो गई। राइट, जैसे एसिड बेस सॉल्ट है, अभी आपको नहीं है, थोड़ा आगे रहेगा, और जब आगे रहेगा वो तो वो ज्यादा डिटेल में रहेगा। वो मतलब सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, उसमें हमको के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे हम डायरेक्ट उसमें, के बी इक्विलिब्रियम में। राइट, तो पहले हमको इसका बेसिक जानना होगा। राइट, सो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एसिड, जब भी किसी मोनो एसिड की बात हो रही हो, मोनो एसिड मतलब कि एक H प्लस आयन दे सके, जैसे कि HCl। HCl एक मोनो एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड है, ये सिर्फ एक ही H प्लस आयन दे सकता है। H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है, ये 2 H प्लस आयन दे सकता है। हाँ, H3PO4 ये ट्राइबेसिक एसिड है, ये 3 H प्लस आयन दे सकता है। ये एक मॉलिक्यूल 3 H प्लस आयन दे सकता है। ठीक है, और बेस का भी ऐसे ही होगा, मोनोएसिडिक बेस, डाइएसिडिक बेस, ट्राइएसिडिक बेस। राइट, सर वीडियो पॉज हो गई। मेरी वीडियो पॉज हो गई? नो सर। No, sir. शायद कहीं कहीं नेटवर्क इशू होगा, यहाँ तो शायद Yes, sir. अभी तो क्लियर है ना सभी को? यस चलो, हाँ, जल्दी से इसको लिखो फटाफट, जो लिखना है इसको जो फटाफट लिख लो आप। थोड़ा मोनोबेसिक डायबेसिक में इसमें उधर बताता हूँ, इसको कॉपी कर लो आप जल्दी से। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। ये बोलो बेटा। सर एसिड और बेस का अलग से ये डेफिनेशन लिखवाओ ना। हाँ, मैं लिखवाता हूँ।
पहले आप इसको बना लो जल्दी से, फिर मैं एसिड बेस की थोड़े से जो हैं उनकी सबकी डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। हैव यू डन? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या चल रहा है, तो एक बार आके मुझसे मिल भी सकता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले की चीजें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो 9th का है, कुछ पार्ट 10th का है, राइट। ये पूरा 10th एसिड बेस की बात करें तो पूरा 10th का है, राइट। चलो, कैन आई इरेज इट? इसको इरेज कर दूं क्या मैं? Yes, sir. ओके, चलिए। हाँ, यहाँ पर इम्प्योर को थोड़ा सा एक और इसमें पॉइंट लिख लो, अब इम्प्योर में भी फिर इरेज कर देता हूँ। इम्प्योर होता है मिक्सचर, इसको मिक्सचर भी लिख सकता हूं मैं। अब ये क्या क्या हो सकता है? Homogeneous mixture and होमोजीनियस, heterogeneous. करेक्ट, वेरी गुड। होमोजीनियस होगा या फिर हेटेरोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस की बात हो रही, इसका मतलब क्या होगा? Same. सेम होगा। क्या क्या हो सकता है? It will be mixed evenly. हाँ, यूनिफॉर्मली मिक्स हो सकता है, हो सकता है। तो मैं पहला पॉइंट लिख लेता हूँ, ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। और मुझे पॉइंट बताएं इससे, और क्या होगा इसमें? आपने क्या किया? शुगर लिया, राइट। शुगर को पानी में डिजोल्व किया, ठीक है। अब उसको आप टेस्ट कर रहे हो, स्पून से टेस्ट किया आपने, राइट। तो जहां से भी आप शुगर वो सॉल्यूशन लोगे, आपको एक जैसा ही टेस्ट लगेगा, राइट। मतलब कि वहां पर जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी भी सेम होगी पूरे सॉल्यूशन में। यदि वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, मतलब डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी पूरे सॉल्यूशन में। जहां से भी आप सॉल्यूशन को लोगे उसकी डेंसिटी सेम होगी। हेटेरोजेनियस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। और क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? अलग जगह पे आपको अलग डेंसिटी मिलेगी। जिससे कि आपने देखा, एक आपने चौक पाउडर लिया, चौक पाउडर को पानी में मिलाया, थोड़ी देर बाद देखोगे आपकी चौक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, राइट। सो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी और ऊपर डेंसिटी कम होगी, ठीक है। सो यहां पर डेंसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन में सेम होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, अब यदि ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस को आप ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हो क्या? होमोजेनियस Yes, इज अ sir. ट्रू सॉल्यूशन? हाँ, बोल Yes. सकते हो। क्योंकि होमोजेनियस में जो पार्टिकल साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर होता है पार्टिकल का साइज, राइट। जो कि आप उसको देख भी नहीं पाते। और वो क्या मुझे बताइए, वो सेटल डाउन होता है क्या नीचे? नहीं, मिक्स हो जाता है। हाँ, कभी भी आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन में कुछ सेटल डाउन नहीं मिलेगा, राइट। सेटल डाउन नहीं होगा क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, उसका मास भी बहुत कम होता है। तो पार्टिकल सेटल डाउन कब होता है? जब उसका मास ज्यादा हो, उसका डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो, इसलिए वो नीचे आ जाता है। अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स को वो यदि उसका मास और ग्रेविटेशन फोर्स उसको ओवरकम कर जाता है तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है? पार्टिकल का साइज भी बहुत छोटा होता है, मास भी बहुत कम होता है, तो वो नीचे आ ही नहीं पाता, वो पूरे सॉल्यूशन में ही घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोजेनियस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज ये देखो, आप होमोजेनियस सॉल्यूशन में यदि आप लाइट पास करोगे तो लाइट इजीली पास हो जाएगी, लेकिन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में आपने लाइट पास की
तो वो लाइट स्प्रेड होगी। क्या नाम होगा उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे जहां पर लाइट स्कैटर्ड होती है? जल्दी बताएं। आप लोगों ने 9 ठीक से नहीं पढ़ा, राइट? जब लाइट स्कैटर्ड होती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, राइट? यदि एक बीम ऑफ लाइट यदि मैं होमोजेनियस सॉल्यूशन से पास करता हूं तो वो इजीली स्ट्रेट पास हो जाएगी, राइट? बट इफ आई विल पास इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वो स्कैटर्ड होगी, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है हेटेरोजेनियस में, तो वो स्कैटर होगी और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? टिंडल इफेक्ट, राइट? चलो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाता हूँ। अभी अपने पास समय कितना बचा? अच्छा, समय कम बचा है। सर टाइम हो ऐसा गया। कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिखवाएंगे, फिर मोल कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, राइट? मोल कॉन्सेप्ट हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ी सी बेसिक चीजें देख रहे थे। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का पार्ट है, राइट? तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से चलिए। अच्छा बताइए, आपको समझ में आया? आज की क्लास में कुछ डाउट है क्या किसी को भी? No, sir. ओके, तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, या अब लिख लिया हो तो बहुत बढ़िया है। तो कॉपी करने के बाद आप लीव कर सकते हैं, राइट? तो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर है, वैसे ग्रुप में भी आ गए होंगे, 8319836947। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हो। और यदि आपको डाउट काउंटर के लिए आना है तो इस पर कॉल करके मुझसे पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा कि मैं किस सेंटर पे हूँ, तो हम डिस्कस कर लेंगे। बोलिए बेटा, कुछ को डाउट था क्या, कुछ क्वेश्चन था क्या? No, sir. सर आप ये रिकॉर्डिंग की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा, ठीक है, चलेगा। Yes, sir. तो should we stop the class? Okay, bye. Thank you, Yes. sir. Okay, bye.